अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक 6.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका एप्लीकेशंस जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने बर्नौलीज इक्वेशन को डिटेल से स्टडी किया था और उसमें हमने उसका रिलेशन डिराइव किया था जिसमें देखा था कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आज उसी की एप्लीकेशन है जिसका नाम है फर्स्ट एप्लीकेशन टोरिसेलीज थ्योरम। देखिए टोरिसेलीज एक जो इसका वर्ड है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, इटालियन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो है तो ये बर्नौली की ही एप्लीकेशन, लेकिन टोरिसेलीज जो थे इन्होंने ऑलमोस्ट 100 ईयर्स उससे पहले बर्नौली से ये बात बता दी थी कि अगर आपके पास कोई टैंक हो इस तरह का, तो अगर आप उस टैंक में दो सुराख करते हैं, एक उसके अपर वाले पोर्शन यहाँ से मिसाल के तौर पर, और एक आप बॉटम से जो है वो होल बना देते हैं, तो जो वाटर के फ्लो करने की स्पीड होगी वो बॉटम वाले यानी कि लोअर एंड से जो वाटर फ्लो कर रहा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये जो अपर एंड होगा। तो बाद में फिर जो बर्नौलीज थे उन्होंने अपनी जो बर्नौली इक्वेशन को इसके ऊपर अप्लाई किया, तो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसकी बाकायदा, तो वो हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है दिस थ्योरम एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड। तो दो चीज़ों को ये जो थ्योरम है स्टडी करता है, एक्सप्लेन करता है, जिसमें एक तो है स्पीड ऑफ फ्लूइड और एक उसकी हाइट, यानी कितनी हाइट से जो है वो फ्लूइड को हम फ्लो करवा रहे हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? इसमें कह रहा है द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब ये वर्ड जो है ना इफ्लक्स, पहले इसको समझ लें कि इफ्लक्स क्या चीज़ है। देखें ये आपके पास कोई टैंक है और इस टैंक में ना वाटर आपने फिल किया हुआ है सपोज, और बाय चांस यहाँ पे ना एक होल क्रिएट हो जाता है, लीकेज हो जाती है, आप समझ लें यहाँ से, जिसको मैंने A2 का नाम दिया हुआ है स्मॉल, यानी कि ये जो होल है यहाँ से, और यहाँ से वाटर जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब जिस वेलोसिटी के साथ, यानी कि जब यहाँ से वाटर जो शूट आउट करेगा, ज़ाहिर है एक यानी कि हाई वेलोसिटी से शूट आउट कर रहा होगा, तो वो वाटर जो होगा शूट आउट करता हुआ उसको हम कहेंगे इफ्लक्स। ठीक है जी। इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब आप देखें H1 H2 का यहाँ पे क्या मतलब है, इसको देख लें। ये ग्राउंड सरफेस है और टैंक की अपर सरफेस से ग्राउंड तक की जो हाइट है उसको मैंने H1 का नाम दिया है। और उसके बाद जहाँ पे ये सुराख हो जाता है, सपोज जो ए पॉइंट है, यहाँ पे अगर एक होल क्रिएट हो जाएगा तो उस होल की ग्राउंड सरफेस से जो हाइट होगी उसको मैंने H2 का नाम दिया है, ये ग्रीन से लिखा हुआ है H2। अच्छा, अब ये कंप्लीट हाइट H1 और ये वाली जो हाइट थी ये क्या थी H2। तो फिर टैंक की अपर सरफेस से उस होल तक की जो हाइट होगी वो H1 माइनस H2, यानी कि आप इस कंप्लीट हाइट में से ये वाली चीज, ये वाली हाइट माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाली हाइट आ जाएगी। यानी कि टैंक से जब सुराख होगा तो वाटर जो है यहाँ से फॉल करना शुरू करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और नीचे आते हुए इस ऑरिफाइस भी कहते हैं इस होल को, हम ऑरिफाइस का वर्ड ही यूज किया करेंगे बार बार इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ से जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो था इस डिस्टेंस से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो वाटर है वो फॉल करेगा। तो स्पीड जो है हम इस तरह से इसकी जो कैलकुलेट करेंगे, वो ये इसकी थी डेफिनेशन। अब इसको डिराइव कर लेते हैं, चूंकि यहाँ से जो टैंक है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है आपने वो लिख लेनी है प्रूफ के अंदर, के जो लेट कर लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया है जो अपर एंड का टैंक का वो A1 आपने कंसिडर कर लें, और इसी तरह जो स्मॉल होल मैंने यहाँ पे बनाया है उसका एरिया आप समझ लें कि A2 है। और यहाँ से जो अपर एंड से यानी कि टैंक का जो टैंक में से जो वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है उसकी वेलोसिटी सपोज V1 है, और यहाँ से जो स्मॉल ओरिफाइस है, ओरिफाइस यहाँ से जो वाटर फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी सपोज ये V2 का नाम दिया मैंने, और इसी V2 को हमने
कैलकुलेट करना है। यानी कि ये गोल है हमारे टॉपिक का कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, इस ओरिफिस में से जो जिस वेलोसिटी के साथ वाटर फ्लो कर रहा होगा उसको हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, और सपोज कर लेते हैं कि जो प्रेशर है इस अपर एंड के ऊपर जो वाटर है टैंक के अंदर, उसका प्रेशर P1 है, और जो स्मॉल होल है ये वाला, इसको इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली, अगर मैं उसको P2 का नाम दे दूं, और हाइट का मैंने पहले बता दिया आपको कि ये वाले जो अपर एंड तक की हाइट है वो H1 है, और लोअर एंड की जो हाइट है वो आपके पास H2 है। और कंसिडर कर लेते हैं कि जो फ्लूइड यहाँ पे फिल किया है, सपोज वाटर है, तो उसकी डेंसिटी को रॉ ले लेते हैं। तो ये बातें आपने यहाँ पे लिख लेनी है प्रूफ करते वक्त। अब क्या करेंगे, डेफिनेटली जब मैंने कहा है कि ये बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है, तो फिर हम स्टार्ट भी बर्नौलीज इक्वेशन से ही करेंगे। ये बर्नौली इक्वेशन को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, जिसको हमने कहा था P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इक्वल होगा P2 प्लस रॉ हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। तो अब आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी इससे पहले, उसमें हमने ये देखा था कि जो A1 V1 होगा वो इक्वल होगा A2 V2 के। अब डेफिनेटली हमें ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बताती है कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि अगर एरिया ग्रेटर है, ज़्यादा एरिया है, तो वहाँ पे जो स्पीड है वहाँ से फ्लूइड करने वाले फ्लूइड की वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये बताती है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि इस B1 को इधर रख लेता हूँ और A1 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई है। लेकिन आप इस टैंक में अगर देखें, इस टैंक को अगर आप देखें तो जो इसका अपर वाला एंड है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है A1 वाला, ये वाला, और ये जहाँ से जो ओरिफिस है, जो यानी कि सुराख है, यहाँ से एरिया क्या है, बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो फिर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि जो A2 है वो वेरी वेरी लेस देन है A1 से, यानी कि A1 वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू A2। तो अगर A2 बहुत स्मॉल है A1 से, वेरी वेरी स्मॉल है, तो फिर इसको हम, ये जो एरिया है इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ कि बहुत स्मॉल लीकेज हो रही है बस इस टैंक में से ना। ये तो मैंने फिगर में समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। आप इसको कंसिडर कर लें कि ये लीकेज है बस एक, यानी कि स्मॉल जो है होल है यहाँ पे। तो फिर मैं A2 को यहाँ पे निग्लिजिबली स्मॉल कंसिडर करते हुए 0 पुट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये 0 हो जाएगी, और फिर V1 इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। तो अगर V1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो अब आप देखते हैं कि आगे ये हमें कैलकुलेशन में किस तरह से हेल्पफुल होती है ये चीज़। एक बात और देखें कि ये जो टैंक था, इस टैंक को मैंने रखा हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर। डेफिनेटली अगर अर्थ के ऊपर है तो ये जो सॉरी अर्थ में कह रहा हूँ, किसी भी हाइट के ऊपर है तो एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर है, चाहे वो ये वाला उसका एंड है या ये वाला है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों के ऊपर लगने वाला प्रेशर अगर 1 ATM सपोज कर लें हम, तो वो प्रेशर तो फिर इक्वल होंगे ना दोनों के ऊपर, यानी कि लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 प्लस P2 हमारे पास इक्वल, फिर मैं कर दूंगा किसके इक्वल, P के इक्वल है। तो P1 और P2 आपस में इक्वल है, तो इसको किसी थर्ड वेरिएबल P के मैं इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, इन इन दोनों यानी कि चीज़ों को मैं यूज़ करूंगा इक्वेशन 1 में। तो देखते हैं ये किस तरह सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या रिलेशन आता है। अच्छा, अब P1 की जगह और P2 की जगह मैं P रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ भी P आ जाएगा और इस तरफ भी क्या आ जाएगा, P। तो आप देखें ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होके क्या चीज़ बन जाती है, P लिख दिया मैंने प्लस 1/2 रॉ, यहाँ था V1 स्क्वायर, लेकिन V1 तो मैंने कंसिडर किया हुआ है कि वो 0 हो जाता है। ये देखें V1 क्या हो जाएगा, 0, इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। ये वैसे भी आप इसको भी इस तरह भी देख सकते हैं कि इस टैंक में से इसका चूंकि एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू
दिस पॉइंट, ठीक है। तो फिर मैं V1 को यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 0 यहाँ पुट कर दें आप। जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी और बाकी इक्वल आ जाएगा P प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। अब आप देखें इस तरफ और भी P है और इस तरफ भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली टर्म वैसे 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी रॉ GH1 इक्वल टू 1/2 रॉ V2 स्क्वायर, ये वाली टर्म, और प्लस रॉ GH2। तो ये मैंने इस तरह से इसको लिख लिया है। अब आप देखें अगर मैं बोथ साइड इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं डेंसिटी रॉ के साथ, तो देखें क्या होगा, इस टर्म के नीचे भी रॉ आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी। तो यहाँ से भी रॉ रॉ से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी जो डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर वाले से कैंसिल और इधर से भी, यानी कि यहाँ से रॉ फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, GH1 इक्वल टू 1/2 रॉ चूंकि खत्म हो गया था, कैंसिल हो चुका था, V2 स्क्वायर प्लस GH2। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब आप क्या करें, आप इसको जो GH2 है उसको मैं ले आता हूँ इस साइड पे। मैंने क्या किया, GH1 प्लस था इधर GH2, ये इस तरफ आके क्या हो गया माइनस, इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। अब G यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, H1 माइनस H2 इक्वल आ जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से जो 2 था, इस 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी V2 का स्क्वायर। मैंने स्टार्ट में कहा था कि इस टॉपिक का गोल ये है कि उस ओरिफाइस में से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना हमारा गोल है। तो चूंकि मैं वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो मेरे पास ये फाइनल रिलेशन बन जाएगा जिसे हम कहते हैं टोरिसेलिस थ्योरम। तो ये तो थी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब ना इसी से आगे कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो चलें उसको उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमें रिजल्ट्स जो है वो क्या हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये है, नोट मैंने लिखा हुआ वैसे, द स्पीड ऑफ बॉल that falls freely under the force of gravity through a height h1 minus h2 is same as the speed of efflux of the liquid। अच्छा, इसका भाई इसका मतलब ये है कि मैं अगर वाटर की बजाय, वाटर ड्रॉपलेट की बजाय यहाँ से एक बॉल ले लूँ, कोई बॉल है, और उसको मैं ड्रॉप कर दूँ यहाँ से, जब इस हाइट h1 से ड्रॉप करूंगा तो डेफिनेटली वो डाउनवर्ड मूव करते हुए जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी, यानी कि जब उसकी हाइट h1 माइनस h2 रह जाएगी, तो इस पॉइंट के ऊपर जो उस बॉल की स्पीड होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगी उस स्पीड के, जो जिस स्पीड के साथ इस ओरिफिस में से जो वाटर था वो फ्लो कर रहा था। तो एक तो यानी कि मतलब इसका ये है कि आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हुए। तो ये एक कंक्लूजन तो ये थी, यानी कि चाहे वो वाटर ड्रॉपलेट हो या कोई भी बॉडी हो, तो अगर यानी कि वो यहाँ से फॉल करेगी तो इस हाइट के ऊपर आके उसकी जो स्पीड होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी उस इसी पॉइंट में से फ्लो करते हुए वाटर की स्पीड के। अच्छा, सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ये है, द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो यहाँ से वाटर फ्लो करते हुए जा रहा है वो डिपेंड नहीं करता कि किस डायरेक्शन में आपने उस वाटर को फ्लो करवाया हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है इस बात का कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो वाटर यहाँ से होल बनाया हुआ है वो आपने बनाया हो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हो, बिल्कुल जैसे ये यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। या अगर मैं ऐसा कर लूँगा या बॉटम से यहाँ से एक जो ओरिफिस है वो क्रिएट कर दूँ, लीकेज यहाँ से अगर होने शुरू हो जाए तो भी उसकी स्पीड उतनी ही होगी। और अगर मैं यानी कि यहाँ पे अपवर्ड एक यानी कि मैंने और ले लिया है ओरिफिस और इसको मैंने यानी कि जो इसका एक एंड है उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया यानी कि टैंक की तरफ, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर जो होगी इन दोनों की जो स्पीड होगी वो इक्वल होगी, यानी कि डिपेंड नहीं करता कि आपने किस डायरेक्शन में इसको लिया है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे,
थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, जो इस फिगर का जो सेकंड पार्ट था मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो इस पॉइंट के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कह रहा है इफ होल इज पॉइंटेड अपवर्ड एज एट पी, अगर बी पॉइंट के ऊपर मैं होल को क्रिएट कर देता, ये यहाँ पे क्रिएट जैसे यहाँ पे किया हुआ है, यानी कि ए की बजाय सपोज यहाँ बी के ऊपर किया हुआ है और उसको मैंने इस तरह अपवर्ड जो है वो बना दिया है। अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ से जो स्पीड होगी उसकी, वो हमारे पास क्या होगी कि जो टैंक के अंदर वाटर है फ्लो करता हुआ, ये इसको ऊपर की तरफ यहाँ से फॉल करवा देगा। यानी कि सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ए वाला जो होल है इसको बंद कर दिया जाए और अब बी वाला जो होल है ये ओपन है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वाटर नीचे की तरफ फॉल करेगा ना, तो होना तो ये चाहिए कि ये जो बी में से वाटर फ्लो करता हुआ, इसकी हाइट एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए इस टैंक की हाइट के। क्योंकि हम पूरी बर्नौली इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, हम आइडियल फ्लूइड ही कंसिडर करते हैं जो कि नॉन विस्कस होता है। लेकिन अब आइडियल फ्लूइड नहीं होता कोई भी, बस ये सपोज कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि ये फ्लूइड आइडियल होगा। तो आपकी बुक के एंड पे यही लिखा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, अब डेफिनेटली अगर किसी हाइट के ऊपर वाटर है, हाइट के ऊपर जो उसकी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हाइट के साथ साथ जैसे उसकी हाइट डिक्रीज करेगी, तो उसमें उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी इस वाटर को यहाँ से इस लेवल को राइज करने में हेल्प करेगी। लेकिन आइडियली ये होना चाहिए कि ये हाइट अचीव हो दोबारा उतनी ही जितना यानी कि टैंक का लेवल था। लेकिन चूंकि ये जो विस्कस होता है हमारा, जो फ्लूइड है हमारे पास, हम कोई भी ले लें, इवन के वाटर भी ले लेते हैं, तो उसकी भी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। तो वो मतलब फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ लॉसेस आ जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है कुछ काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन में या दूसरी चीज़ों में। तो उसके उसकी वजह से ये जो हाइट है इतनी अचीव नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी कम रह जाती है। ठीक है, तो इस बात को मैंने जो लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं कि ये लिखा हुआ इफ होल इज पॉइंटेड अपवर्ड एज एट बी शोन इन फिगर, देन आपके पास क्या होगा, देन ये है आपके पास के द काइनेटिक एनर्जी वुड अलाउ द लिक्विड टू राइज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, उस लिक्विड को राइज करने में हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, इसकी ना अगर आपने डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखनी हो, तो आप देखा होगा जो वाटर कूलर है हमारा, उसकी जो टैप है, जो टूटी है उसकी, वो हम कहाँ पे लगाई होती है, हमने हमने बिल्कुल उसके बॉटम में जो है वो लगाया होता है उसको, टैप को। उसकी वजह भी यही होती है कि यहाँ पे हमने लगाई होती है उसकी जो टैप है। क्या वजह हुई कि अगर हम यहाँ पे लगा देते तो उसका जो स्पीड है वो तो बिल्कुल कम आती वाटर की उसमें से। तो इसलिए हमने क्या करना है, उसकी जो टैप है उसको बिल्कुल यहाँ पे लगाना है। या फिर आप यूँ समझ लें कि अगर आप एक बोतल ले लें प्लास्टिक की, उसको पानी से भर लें और उसमें 3 डिफरेंट जगह जगह के ऊपर आप ना सुराख कर दें, एक यहाँ पे कर दें सपोज, एक इधर कर दें, एक इधर, तीनों जगह के ऊपर ऊपर अगर आप जो है होल क्रिएट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा सॉरी, उसके बाद उससे क्या होगा, उससे आपके पास आप देखेंगे, नोट करेंगे इस बात को कि जो अपर वाला जो होल था उसमें से वाटर की जो स्पीड है वो कम है, उसके बाद जो यहाँ पे है उसकी उससे तो कुछ ज्यादा है, लेकिन जो बिल्कुल आपने बॉटम पे किया हुआ है होल क्रिएट, उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो ये डेली लाइफ से भी आप इस टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा, फर्स्ट एप्लीकेशन थी बर्नौलीज इक्वेशन की। होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका सवाल हो इस टॉपिक के बारे में तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।